हेलो, वेलकम बैक। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने पास से एक नया चैप्टर। लास्ट जो टॉपिक्स आपके पास ऑलरेडी की वीडियोस में कवर हैं वो आप एक बार जाके देख सकते हैं। जैसे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग हमने कवर अप किया था, जो थ्योरी बेस है पूरा का पूरा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 11th सेशन दैट इज टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज वो चैप्टर अगर आपने नहीं किया है तो जाके आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हो। एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके पास जो बिल्कुल आपके लिए ही बनाई गई है, बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में, बिकॉज उस चैप्टर के अंदर से आपके पास मतलब पता होना चाहिए हर एक टर्म का, ताकि आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सको। तो वो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं देखे हैं अब तक तो जाके एक बार देख लीजिएगा। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास है अगला चैप्टर, दैट इज फोर्थ चैप्टर। थर्ड चैप्टर मैं अभी नहीं करा रहा बिकॉज वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा है। हम प्रिंसिपल्स वगैरह कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ेंगे उसके अंदर। उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है आज के वीडियो में हम वो कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम क्लास 11th। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है बेटा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर बात करूं तो दो तरीके के बेसिस होते हैं आपके पास अकाउंटिंग के लिए। सबसे पहला बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आता है दैट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर हम बात करें होता क्या है, कैश बेसिस जैसे नाम से ही हमें क्या पता लग रहा है बेटा, यहाँ पे कैश का मतलब क्या होता है बच्चों? कैश का मतलब होता है जो पैसा आपके पास कैश के फॉर्म में आ चुका है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे हम केवल उसी की बात करने वाले हैं। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या लिखा हुआ है, देखो एक बार यहाँ लिखा हुआ है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस। हम क्या करते हैं बेटा, उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं व्हेन कैश इज रिसीव्ड। मतलब आपका कैश इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कैश क्या हो, या तो आपको रिसीव हो जाए या तो आप उसको पे कर दो। कैश जब रिसीव होगा या फिर पे होगा तभी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखा हुआ है, ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है, केवल इसी सिचुएशन में। दैट मीन्स आपका अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे सिंपल सा रिलेवेंस किसके साथ आता है बच्चों, दैट इज कैश। कैश इफ प्लस होगा तो रिकॉर्ड होगा, माइनस होगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यही रिकॉर्ड करता है। अब थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं क्या मतलब। इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश। रेवेन्यू का बच्चों मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है यहाँ पे आपका सेल्स। आपने बिजनेस कर रहे हो, जाहिर सी बात है तो कुछ तो बेच ही रहे होगे ना, आप गुड्स बेच रहे होगे, सर्विसेज बेच रहे होगे। तो बच्चों अगर आप सर्विसेज बेच रहे हो या गुड्स बेच रहे हो तो आप जो सेल कर रहे हो उस सेल को हम रिकॉग्नाइज कब करेंगे। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है आप कब मानोगे कि मेरी सेल हो गई है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेल इज रिकॉग्नाइज मतलब रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश। रिसिप्ट ऑफ कैश का मतलब पैसा जब आपको मिल जाएगा ना, आप तब मानोगे मेरी सेल पूरी हो चुकी है, एट दैट्स इट। उसके बाद इसी बेसिस पे आप एक्सपेंसेस भी करोगे, बिकॉज बिजनेस करो तो जाहिर सी बात है कुछ खर्चे ही मुझे करने पड़ेंगे। तो खर्चों की लिस्ट में क्या होता है, खर्चे की बात करते हैं। तो एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर पेड इन कैश। हम खर्चों को कब रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, एक्सपेंसेस आपके कब पे किए जाएंगे, कब रिकॉर्ड किए जाएंगे, वो तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे जब वो पेड कर दिए जाएंगे। किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। तो जब तक आपके खर्चे कैश के फॉर्म में पे नहीं किए जाते तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। तो मोटा मोटा अगर पकड़ के चलें तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो हमारे पास है वो क्या है बच्चों, वो एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो केवल कैश को फॉलो करता है। ओके, तो अब इसके बाद ये बाद में देखेंगे हम लोग। अभी हम देखते हैं क्या इसके फायदे और नुकसान। तो बेटा इस तरफ आ जाओ, क्या लिखा हुआ है ये, एडवांटेजेस। तो व्हाट आर दी एडवांटेजेस। अगर हम इस वाले को इस्तेमाल करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, तो हमारे बेनिफिट्स क्या नजर आते हैं। सबसे पहला एडवांटेज अगर हम देखें तो एडवांटेज के नाम पे पहला एडवांटेज क्या निकल गया था बच्चों, सिंपल। मतलब आपको सिंपली कैश को चेकआउट करना है, किसी और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करना। तो पैसा आया तो लिख लो, गया तो लिख लो। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, ये बहुत सिंपल है। क्योंकि किसी भी तरीके के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब जो पैसा आपने रिकॉर्ड मतलब आपने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज, द अमाउंट विच इज नॉट पेड बट ड्यू। तो आपको इसको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना ही प्रीपेड एक्सपेंसेस को आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत है, ना ही आपको इनकम रिसीव इन एडवांस, एक्रूड इनकम, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ता है कि अगले साल का है या फिर पिछले साल का या इस साल का है, पेड नॉट पेड। तो बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन रहती हैं। तो आपको इनको किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए बहुत सिंपल है, आपको बस ये देखना होता है कैश आया या गया, दैट्स इट, रिकॉर्ड कर लो। इसीलिए इसको सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहा गया है। दूसरा एडवांटेज क्या होता है बच्चों इसके अंदर, वेरी फ्यू एस्टिमेट एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाइक डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन में मुझे एस्टिमेट लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि ये जो परचेज मैंने एसेट्स किया है ये अगले आने वाले 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। तो कुछ एस्टिमेशंस हमें यूज करने पड़ते हैं इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, जिसे बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, है ना। तो इसकी बात बाद में करेंगे। कैश बेसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। रीजन, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में अपने पास, बट
उस खर्चे को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, रीजन बीइंग इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, तो कुछ एस्टिमेशंस की मुझे ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए ये एक बेनिफिट है इसका कि आपको किसी भी तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई जजमेंट लेने की ज़रूरत है कि भैया इस साल का है या पिछले साल का, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो मेथड है आपका, ये एडवांटेज उनके लिए है जिन इंटरप्राइजेस के अंदर मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस किस में होती है बेटा, केवल और केवल कैश बेसिस में होती है। मतलब ऐसी कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पैसे के अंडर ही डील किया जाता है, कोई सामान लिया तो पेमेंट कर दी, कोई सामान बेचा तो पेमेंट रिसीव कर ली, कैश में किया, केवल उधार में कोई डीलिंग नहीं करते। तो अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप चला रहे हो तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये आप वहाँ यूज़ कर सकते हो जहाँ पे कोई और ट्रांजेक्शन आपकी यूज़ नहीं की जाती है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो बच्चों ये वाला जो एडवांटेज है, अभी को दोबारा देख लो, पहला सिंपल हो गया, दूसरा क्या हो गया, वेरी फ्यू एस्टिमेशंस एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बहुत छोटे छोटे जजमेंट्स वगैरह लेने पड़ते हैं, कभी कभार लेने पड़ेंगे तो ठीक है, जजमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट्स रहती है, लेकिन बहुत 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 नॉमिनल स्टेज पे। उसके बाद तीसरा पॉइंट, सुटेबल ओनली फॉर दोज ट्रांजेक्शंस, ओनली फॉर दोज इंटरप्राइजेस, मतलब ऐसी इंटरप्राइजेस जो कि केवल और केवल कैश बेसिस पे काम करते हैं, मतलब कैश में डील करती है, उनके लिए ये फायदेमंद ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती है। अब आ जाओ बच्चों नुकसान के ऊपर। तो व्हाट आर दी लॉसेस, लॉसेस का मतलब होता है बच्चों कि क्या नुकसान है इस इंटरप्राइजेस को, इस मेथड को आप फॉलो करोगे तो क्या नुकसान होगा आपका। तो जो पहला नुकसान क्या है, पहला नुकसान तो यहाँ पे ये होता है कि ये आपके बिजनेस की ना ट्रू एंड फेयर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाता। मतलब सही तरीके से आपके डाटा को जब रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम केवल कैश पे फोकस कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने करंट ईयर में कितना कमाया, बिकॉज आप करंट ईयर की सेल तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो अगर उधार में किया है तो इस तरीके से आपको करंट ईयर का एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं केवल वो रिकॉर्ड करता हूं जो आया और जो गया, भले ही वो पिछले साल का था या इस साल का है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं बस, ठीक है। तो करंट ईयर का एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है मेरा, वो मुझे यहां से पता नहीं चल सकता। तो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल जो आपके पास यहां निकल के आता है डिसएडवांटेजेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ये पिछले चैप्टर का बेसिकली छोटा सा टॉपिक है। हमारे पास 11 प्रिंसिपल्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर, लास्ट चैप्टर के अंदर, तो उनमें से एक प्रिंसिपल ये है। इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं बिकॉज यहाँ पे ये यूज हो चुका है। तो मैचिंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या बोलता है, अगर मुझे करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस निकालना है, लेट्स से मुझे क्वेश्चन ने बोला कि आपको 2022 और 23 का प्रॉफिट लॉस निकालो, तो आप प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे बच्चों, आप क्या लिखोगे, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो बच्चों ये आ गया मेरा क्या बेटा, प्रॉफिट आ गया है मेरे पास सीधा सीधा। तो मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब आप इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट ट्रू एंड फेयर वैल्यूज, फेयर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इनकम जो रिकॉर्ड करनी है वो इसी साल की होनी चाहिए सारी, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट रिसीव्ड और नॉट, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सेम एक्सपेंसेस का भी इसी साल से कनेक्शन होना चाहिए, तब जाके हमारा सही प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। जिस प्रिंसिपल को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाला पॉइंट आपका अलाउ नहीं करता, फॉलो नहीं करता, बिकॉज हम क्या करते हैं यहाँ पे डाटा बस रिकॉर्ड करते जाते हैं, पैसा आया तो रिकॉर्ड किया, गया तो रिकॉर्ड किया, डजंट मैटर किस साल का है किस साल का नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये डिसएडवांटेज है इसका, क्योंकि सही वैल्यू तो मिलेगी नहीं आपको। उसके बाद डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ए कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, मतलब हम कभी डिफरेंशिएट भी नहीं करते, एसेट्स का कोई कॉलम बनाते नहीं हम लोग इसके अंदर, बस पैसा आया पैसा गया। एसेट्स आपने खरीद लिया तो भी रिकॉर्ड नहीं करोगे आप उसको अलग से, है ना। रेवेन्यू आया, रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ आपका, तो वो भी रिकॉर्ड नहीं करोगे अलग से। तो आप क्या करते हो, आप सारे खर्चों को बस रिकॉर्ड करने की मेंटेलिटी से रिकॉर्ड करते रहते हो, बस रिकॉर्ड किया, आया गया तो रिकॉर्ड किया। कभी बाइफिकेशंस नहीं आएगा कि कौन सा एक्सपेंस में डालना है, कौन सा इनकम में डालना है, कि या फिर कौन सा आपके लिए प्रॉफिट है, कौन सा आपके लिए लॉस है। इस तरीके की चीज़ों को हम चेकआउट नहीं करते इस पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन के अंदर, जो कि आपका डिसएडवांटेज के पॉइंट में आता है अंडर अ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा, जो है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल आपके पास चलता है, जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आता है आपका। अब इसको एक बार देखते हैं, ये जस्ट एग्जैक्टली इसका उल्टा है। अगर देखोगे तो क्या है, बहुत सिंपल है बच्चों, देखो क्या है ये। इन दिस केस, इन दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस। ऑल मतलब देखो बच्चों, पिछले वाले में क्या था, ओनली लिखा था, ओनली मतलब केवल और केवल कैश के बारे में बात कर रहा है। अब ये क्या बात कर रहा है, ये ऑल के बारे में बात कर रहा है। ऑल मतलब सारी, सारी का मतलब कौन कौन सी, देखो बिजनेस जब आप करते हो तो दो तरीके से बिजनेस कर सकते हो, या तो कैश में करोगे बच्चों आप, या तो आप किस में करोगे, उधार में करोगे। तो हम कैश और क्रेडिट दोनों ही तरीके की ट्रांजेक्शन्स को इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। यहां पे कोई दो राय नहीं है, कोई हम चेकआउट नहीं करेंगे कि कैश आया नहीं गया। अगर आपका वो खर्चा करंट ईयर से कनेक्ट करता है तो इट्स इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप लेजर में रिकॉर्ड करोगे, जनरल में रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्डिंग वाला प्रोसेस हमारे पास क्या था, वो मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया था, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन वगैरह वाले पॉइंट में, है ना, वहां देखा था। तो अब अगले पार्ट में
इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि क्रेडिट सेल अगर आपने किया तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है आप मान लोगे कि क्या है, वो सेल है। आप ये वेट नहीं करोगे कि सामान आज बेचा लेकिन पैसे आ रहे हैं 10 दिन के बाद, तो हम 10 दिन बाद मानेंगे कि सेल हो गई। नहीं, आपने अगर आज सामान बेचा तो आप आज ही उसे रिकॉर्ड करो कि सेल हो चुकी है। आपको किसी और चीज़ की, किसी का वेट नहीं करना कैश के बारे में कि कैश आया नहीं आया, वो सब बाद में देख लेंगे। अभी आपने सामान इस साल बेचा तो आप उसको इसी साल रिकॉर्ड करोगे। इसका मतलब क्रेडिट सेल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज सेल irrelevant of the fact। irrelevant of the fact मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता whether amount has been received or not, आपको पैसा मिला या फिर नहीं मिला, irrelevant है वो पॉइंट। सिमिलरली इसी तरीके से एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, एक्सपेंसेस भी आप रिकॉर्ड करते हो। अगर आपने पे किया तो भी रिकॉर्ड करोगे बच्चों आप, और पे नहीं किया तो भी आप रिकॉर्ड करोगे। समझ में आया? जैसे इस वाले में क्या था, एक्सपेंसेस और इनकम, सेल वगैरह आप तभी रिकॉर्ड करते हो जब वो कैश में रिसीव होते हैं, पेड होती हैं। बट यहाँ पे ऐसा बच्चों ऐसा नहीं है कि पैसा आपका रिकॉर्ड हो जाएगा चाहे वो पे हो चाहे वो ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम चलते हैं, इस बेसिस के भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप इतना नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ओके सो अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हम लोग क्या चेक करने वाले बच्चों, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस की अगर बात करूँ, देखो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, फायदे नुकसान। देखो फायदे क्यों हैं काफ़ी सारे, दैट इज मोर साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब बच्चों यहाँ पे ये होता है कि ये ना काफ़ी बार आपको अटेम्प्ट किया गया है, काफ़ी बार टेस्ट किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसको टेस्ट किया और सही माना है, इसीलिए साइंटिफिक बोला जाता है इसे। क्योंकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाइडली एक्सेप्टेबल है, इसीलिए जितनी भी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं वो काफ़ी बार टेस्टेड हैं और उनका सही रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसीलिए उसको बोला गया है कि मोर साइंटिफिक है देन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बिकॉज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में काफ़ी सारी खामियां वगैरह अवेलेबल हैं और हर जगह सटीक नहीं बैठता, वो डिसएडवांटेजेस हम देख ही लिया था। उसके बाद जब आप इसको फॉलो करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कंप्लीट पिक्चर देखने को मिलती है। कंप्लीट पिक्चर का मतलब अगर किसी में खर्चा आपने किया तो आपको टोटल खर्चा कितना किया तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की। लेट्स सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर कितना है, फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है 2023 और 24 जो करंट सेशन है। अगर आप रिकॉर्डिंग करोगे और आप इसको फॉलो करोगे तो यू कैन चेक इट आउट कि कितना आपने एक्सपेंस किया फॉर द करंट ईयर, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। यहां ऐसा नहीं केवल कैश मिलेगा, यहां पे आपको इस ईयर का वो खर्चा भी मिल जाएगा जो आपने पे नहीं किया अब तक। दैट मींस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन, पैसा कितना आया, कितना गया, कितना नहीं पे किया आपने, वो हर एक इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इट मींस किसी भी ट्रांजैक्शन में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, वेदर दे आर पेड, सेटल्ड इन कैश और नॉट, डन, तो ये कंप्लीट ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, डिस्क्लोज अ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में होने वाला सही प्रॉफिट और लॉस को ये प्रेजेंट करके देगा। क्यों? बिकॉज यहां पे हम लोग अपने पास क्या यूज करते हैं, यहां पे हम लोग वो वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं जिसका प्रिंसिपल वो वाला यूज नहीं करता कैश बेसिस, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या था बच्चों, मैचिंग प्रिंसिपल बताया था मैंने आपको। मैचिंग प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है जो करंट ईयर के डाटा को रिकॉर्ड करता है टोटल कंप्लीट बेसिस पे। अब जब आप सब कुछ कंप्लीट रिकॉर्ड करोगे तो जो प्रॉफिट एंड लॉस लिखेगा दिखाई देगा आपको, वो भी तो कंप्लीट ही नजर आएगा ना, और वो सही प्रॉफिट एंड लॉस होगा, बिकॉज यू आर फॉलोइंग अ मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। डन, तो ये हमारा हो गया। दूसरा, वाइडली एक्सेप्टेबिलिटी, ये ऑल ओवर द इंडिया वाइडली एक्सेप्टेबल है। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे भी इसी को ही फॉलो करती हैं। वाइडली एक्सेप्टेबल होने की वजह से आपको एक बेनिफिट और मिलता है, बताता हूं आपको। आप अपने कंपनी के डाटा को ना इजीली किसी दूसरी कंपनी के डाटा से कंपेयर कर सकते हो, और ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। इन्वेस्टर्स को अगर ऐसी कंपनीज का डाटा मुझे किसी अपनी करंट कंपनी को कंपेयर करना है किसी दूसरी कंपनी के साथ, बीइंग एन इन्वेस्टर अगर मैं चेक करना चाहूं तो मैं उन्हीं के साथ कंपेयर करूंगा ना जो इस बेसिस को फॉलो कर रही होंगी, और ये वाइडली एक्सेप्टेबल है तो सब इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, सारे वही प्रिंसिपल्स फॉलो करके अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं जो इसके अंदर लिखे हुए हैं, तो कंपैरिजन बड़ा ईजी हो जाता है ना। तो ये बेनिफिट मिल जाता है मुझे इसके अंदर कि मैं अपनी कंपनी की ग्रोथ दूसरी कंपनी की ग्रोथ के साथ चेक कर सकता हूं जो सेम सेक्टर के अंदर वर्क कर रही है, और मैं देख सकता हूं कि भाई मैंने उसके कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट कमाया, हमारी मैनेजमेंट कैसा काम कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है। तो दीज आर द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फॉर दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है, रिफ्लेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन, कौन सी वाली, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल पीरियड के बाद, एक साल पूरा हो चुका है आपका, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सही मिल जाएगी। फाइनेंशियल पोजीशन बेटा मिलती है आपकी बैलेंस शीट से, एंड बैलेंस शीट रिकॉर्ड क्या, कितने लायबिलिटी हुए आपके पास, कितने एसेट्स हुए। तो जब आप सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो तो यू विल गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स
एंड लायबिलिटीज, हर तरीके के एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में आपको पता रहेगा, कितना कैपिटल आपके पास बचा हुआ है, कितना इन्वेस्ट किया था, कितना प्रॉफिट ऐड करके हो गया, हर एक आइटम आपको मिलेगी जो कि बिल्कुल सही होगी। समझ में आया बच्चों? तो एडवांटेजेस भी हमारे पास ये सारे एडवांटेजेस हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जैसे बोलते हैं डिसएडवांटेजेस। तो बच्चों डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है, डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट कि ये सिंपल नहीं होता। पहली बात देखो, काफी जगह एक्सेप्टेबल है, काफी सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तो सिंपल तो जाहिर सी बात है नहीं होता, और जो सही होता है वो सिंपल नहीं होता, जाहिर सी बात है ना। जो सही है वो सिंपल कभी नहीं होगा, है ना। मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, चीटिंग करोगे, चीटिंग करना सिंपल होता है ना, लेकिन वो सही नहीं होता, है ना। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये सही नहीं होता, से मतलब सिंपल नहीं होता बेसिकली, जैसे आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं होता। क्योंकि कैश बेसिस अकाउंटिंग में देखा था अभी डिसएडवांटेजेस, नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस काफी ज्यादा थे, लेकिन सिंपल था। क्यों? क्योंकि आपका काफी सारी प्रॉब्लम है उसके अंदर, और इसीलिए वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है, वाइडली एक्सेप्टेबल। तो नॉट सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बिकॉज क्यों नहीं है? बिकॉज आपका ये जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर जो अकाउंटिंग प्रोसेस आप फॉलो करते हो वो टू इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड है, काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, काफी सारे एडजस्टमेंट्स हैं, एस्टिमेशंस हैं, जजमेंट्स वगैरह हैं, वो आपको यूज करने पड़ते हैं। इसीलिए ये इलेबोरेशन प्रोसेस बोला जाता है, इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट किया जाता है। इसको अंदर काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको, प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे, तो इसीलिए ये थोड़ा सा ना इलेबोरेटेड है, बहुत ज्यादा डीप जाके आपको करना पड़ता है, इसीलिए। दूसरा, इसके अंदर कोई आपसे अगर ये पूछे कि आपको प्रॉफिट लॉस कितना हुआ करंट ईयर में, कितना फायदा हुआ आपको, कितना नुकसान हुआ, तो वो निकालना ना किसी भी तरीके से सिंपल नहीं होता, वो थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि क्विक कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप बोलो कि मुझे 2 दिन बाद प्रॉफिट चाहिए, तो नहीं, है ना। जैसे इसमें क्या, कैश बेसिस वाले में क्या था, आपको प्रॉफिट चाहिए ना, प्रॉफिट मिल जाए, क्या दिक्कत है, आप केवल कैश वाले ट्रांजेक्शन को प्लस कर लो, कैश वाले ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस को प्लस कर लो, डिफरेंस निकालो, निकल आया प्रॉफिट, हो गया हमारा काम। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारे एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं, वो सारे आपको करने पड़ेंगे ऑन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग, सब कुछ करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका प्रॉफिट निकलेगा, एंड इट विल टेक सम टाइम। मतलब ये कैश बेसिस से तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा आपको, तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्विक कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमने आज कवर किया बेटा, क्या, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पे हमने एक्रूअल बेसिस भी देखा, और उन दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखे हमने आपके लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, उस क्लास में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से कनेक्टेड आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में 101% आता ही आता है, बिकॉज इसका क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, ऐसा नहीं हो सकता, तो आने ही आना है। एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कुछ इस टॉपिक से कनेक्टेड आपके लिए आज एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, जो कि आपको क्या पढ़ना है बेटा, इसके बेसिस पे ना आपके बुक में ना डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, एक बार वो जरूर पढ़ लेना इन दोनों बेसिस पे। देखो डिफरेंस बिटवीन, अब आपने इतना पढ़ ही लिया है इसको डिटेल में, तो डिफरेंस बिटवीन आप आई होप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। काफी सारे डिफरेंस बिटवीन तो यहीं पे आ जाते हैं। देखो ये क्या है, ये एक्रूअल बेसिस का, एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस की बात करूं, कैश बेसिस हो गया आपका, एक हो गया एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस क्या है, सिंपल है, ये सिंपल नहीं है, ये ट्रू एंड फेयर वैल्यू नहीं दिखाता, ये दिखाता है, ये वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाइडली एक्सेप्टेबल है ना। यहाँ पे काफी सारे एडजस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे करनी पड़ती हैं। ये कैश को ही रिकॉर्ड करता है, ये कैश एंड क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करता है। तो बेटा काफी सारी चीजें तो आप यहीं से निकाल के दिखा सकते हो, है ना। इतना अगर आपने पढ़ लिया है तो आप इजीली अपने डिफरेंस बिटवीन को क्रिएट कर सकते हो। बाकी बुक्स में आपके पास ऑलरेडी गिवन है, आई डोंट थिंक सो कि आपको कभी कोई दिक्कत आएगी, बिकॉज अब तक के करियर में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है, अगर उसको इतना समझ में आ गया है तो ठीक है। तो वो आपका होमवर्क हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको दोबारा से एक बार गो थ्रू करवा दूंगा, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और हम क्वेश्चन भी कवर अप करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर सारी क्लासेस अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।